हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने मेधावी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 एग्ज़ाम आने वाला है और बच्चे जोर शोर से इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी को देखते हुए बच्चों की प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक सीरीज़ लेकर आए हैं जो कि एमसीक्यू टाइप सीरीज़ होगी। इसमें हम संभावित प्रश्न जो हैं बच्चों को कराएंगे और इसमें पूरे मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश का वेटेज ज़्यादा है और एमपी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, इसीलिए हम मध्य प्रदेश के पूरे टॉपिक आपको एक एक सिंगल टॉपिक हम इसमें कंप्लीट करवाने वाले हैं। डेली हम एक एक टॉपिक के 80 से 90 क्वेश्चन आपको इसमें प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम इसमें आज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसका कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य का गठन कब हुआ। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। सभी विद्यार्थी जो पीएससी की तैयारी कर रहा है जीरो से उसको पता है कब हुआ। 1 नवंबर 1956 को हमने मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन किया और पार्ट ए बी सी से मिलाकर हमने मध्य प्रदेश का गठन किया। आप बोलोगे सर इस तरीके के क्वेश्चन कराएंगे तो समय बर्बादी है। बिल्कुल नहीं है, आपको शुरुआत से लेकर एंडिंग तक हम सारे ऐसे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बन रहा है ईजी है, आगे आने वाले क्वेश्चन शायद आपको ना बने। ठीक है ना। तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव किया जाएगा जैसे एमपीपीएससी करता है। क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन आपका, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ इसकी हम बात कर लेते हैं। तो राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। देखिए, जब राज्य का पुनर्गठन किया गया, रिऑर्गेनाइजेशन किया गया, तो मध्य प्रदेश डिवाइड करके हमने छत्तीसगढ़ एक अलग स्टेट बनाया। तो कब बनाया। 1 नवंबर 2000 को हमने छत्तीसगढ़ जो है वो नया राज्य बनाया। देखिए, अब हमने जो है डेट सेम ही है और आपका ईयर जो है वो क्या है 2000 है, जब हमने छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन किया। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है। कितने मध्य प्रदेश में डिवीजन है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में कितने डिवीजन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 10 डिवीजन हैं। कितने डिवीजन है मध्य प्रदेश में। 10 डिवीजन है। कौन कौन से डिवीजन है इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा बिना चीटिंग किए कि आपको कौन कौन से डिवीजन के नाम याद हैं। अगर 5 भी आते हैं तो 5 के नाम लिखिए, 10 आते हैं तो 10 के नाम लिखिए, क्योंकि इससे आपका माइंड का एक एक्सरसाइज होगा कि आपको हाँ एक्चुअल में इंस्टेंटली कोई क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में की भाषा कौन सी है। देखिए, मध्य प्रदेश की भाषा की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो राज्य का जब गठन हुआ तब फजल अली आयोग ने रिकमेंडेशन दी। फजल अली आयोग बनाया गया था कब 1953 में। ठीक है ना। इसने अपनी रिकमेंडेशन दी और बोला कि हम जो राज्य बना रहे हैं वो भाषाई आधार पर बना रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा है। जैसे पंजाबी भाषा बोलते हैं, गुजराती बोलता है, महाराष्ट्रियन मराठी बोलता है। ठीक है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है ना। हर स्टेट की अपनी एक लोकल लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज है, उसी के आधार पर उसी के बेसिस पर उसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ए। अब ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में उर्दू नहीं बोली जाती, पंजाबी नहीं बोली जाती, और बच्चा इसको ज़्यादा ओवर माइंड करते हुए क्या आंसर लगा के आएगा ये सभी। तो ये आंसर जो है वो आपका गलत है। आंसर क्या सही है। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। किस राज्य को। जिस राज्य में टाइगर ज़्यादा हो उस राज्य को टाइगर स्टेट का दर्जा है। वर्तमान में सर्वाधिक जो टाइगर हैं भारत में वो हमारे मध्य प्रदेश में हैं। कहाँ पर हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर जो हैं प्रेजेंट है। अभी इससे पहले कर्नाटक में थे, कुछ टाइम के लिए उड़ीसा में भी थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये हमारा टाइगर स्टेट किसको कहलाएगा। मध्य प्रदेश हमारा टाइगर स्टेट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है राजकीय चिन्ह में सबसे बाहर कितने स्तूप या कितनी जो लाइनें हैं वो हैं। ठीक है। अब देखिए, स्तूप मतलब क्या। क्वेश्चन का तरीका आप लोगों से पूछा है तो आप कंफ्यूज मत होइए। ये हमारा इस तरीके का जो स्टेट का चिन्ह है, इसमें बीच में अशोक स्तंभ है। ठीक है। इसके ऊपर बनियान ट्री, यहाँ पर अशोक स्तंभ, और यहाँ पर आपकी जो है इस तरीके की लाइनें उकेरी गई हैं। आप जब मध्य प्रदेश का देखेंगे जब चिन्ह तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो लाइनें हैं, इन्हीं को स्तंभ कहा गया है और इनकी संख्या है 24।
कितनी लाइनें हैं ये टोटल, ऐसे करके 24 लाइन बनी हुई। तो इसको आप याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। पुष्प कौन सा है, तो पुष्प हमारा जो है वो है सफेद लिली। क्या है, व्हाइट लिली जो है वो हमारा फ्लावर है, स्टेट फ्लावर है, राजकीय पुष्प है, इसको याद रखिएगा। अब इसका साइंटिफिक नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो राजकीय वृक्ष आप लोगों को पता है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो हमारा जो बरगद का पेड़ है उसको हम राजकीय वृक्ष बोलते हैं। मध्य प्रदेश का जो वृक्ष है वो हमारा कौन सा है, बरगद का पेड़। चलो अगला देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है राजकीय पशु कौन सा है। देखिए इसमें आप लोग कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर लगाएंगे दूधराज, ये नहीं है, ये पशु नहीं है, ये क्या है, पक्षी है। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा बर्ड है। ठीक है, स्टेट बर्ड है। हमारा जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। गाय भी नहीं है भाई, है ना, याद रखना। ठीक है, गाय तो हमारी माता है, गाय हमारा राजकीय पक्षी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या है मध्य प्रदेश का, बारहसिंगा। जो बारहसिंगा जो कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है, भूर सिंह बारहसिंगा, उसको हमने मस्कट भी दिया हुआ है, प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। कान्हा नेशनल पार्क देश का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें किसी प्रजाति के किसी जीव को मस्कट का दिया गया है, उसका नाम भूर सिंह रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया। अब देखिए पक्षी की बात करते हैं तो इससे पहले अभी हमने देखा था क्या, दूधराज। और दूधराज जो है वो राजकीय बर्ड है, हमारा स्टेट बर्ड है, स्टेट पक्षी है। ठीक है, अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इससे पहले हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, उसका साइंटिफिक नेम आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या, ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राजकीय खेल कौन सा है। तो राजकीय खेल मध्य प्रदेश का हमारा क्या है, मलखम। जैसे भारत का राजकीय खेल क्या है, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट बताएंगे, लेकिन नहीं, हमारा क्या है, हॉकी। हमारा नेशनल गेम क्या है, हॉकी। क्योंकि जब आज़ादी की बात चल रही थी तब हमारे हॉकी में हम सबसे ज़्यादा, जैसे ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल और वो लेके आते थे, तो हमारा सबसे अच्छा खेल उस समय हॉकी हुआ करता था। इसलिए हमने नेशनल गेम क्या बनाया, हॉकी। अगर वर्तमान में आज बनता तो हो सकता है क्रिकेट भी बन जाता। ठीक है, तो मलखम इसको 2013 में स्टेट गेम घोषित किया गया। ये एथलेटिक्स की श्रेणी में आता है और एक पोल पे 3 तरीके का मलखम होता है। जब कभी हम इसकी डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, कभी मलखम के बारे में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, और इसके लिए एक अवार्ड भी दिया जाता है, वो है प्रवास जोशी सम्मान। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राज की फसल कौन सी है। देखिए हमारी जो फसल है, अब चावल, गेहूं, मक्का और बाजरा। अब इसमें आप आंसर क्या लगाएंगे, देखिए इसका आंसर इनमें किसी में भी नहीं है। हमारी राज्य की फसल क्या है, सोयाबीन है। याद रखिएगा, क्या है हमारी स्टेट जो क्रॉप है वो क्या है, सोयाबीन है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है। ठीक है, फल कौन सा है, तो फल हमारा जो है फलों का राजा हम जिसको कहते हैं आम। हमारा स्टेट जो फ्रूट है वो कौन सा है, मैंगो है। जैसे हमारा इसका उत्पादन जो है अलीराजपुर में होता है ज़्यादा। ठीक है, जिसको नूरजहां किस्म के हमारे यहाँ ज़्यादा होता है ना, कौन सा, नूरजहां किस्म वैरायटी जो है उसके आम हमारे यहाँ ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, अलीराजपुर में। और हमारा जो स्टेट फ्रूट क्या है वो है हमारा मैंगो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन अब अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए जो गान है सुख का दाता सबका साथी, जो हमारा स्टेट जो एंथम है, स्टेट एंथम या राष्ट्रीय गान है, और सॉरी राज्य का गान है, उसको लिखा किसने, उसके रचनाकार कौन थे, तो महेश श्रीवास्तव जो थे उसके रचनाकार थे। ठीक है, जो स्टेट एंथम थे उसके रचनाकार कौन है, हमारे महेश श्रीवास्तव। अगले हैं राज्य का नृत्य कौन सा है। देखिए हम बात करते हैं नृत्य की, तो जो डांस कौन सा है, स्टेट डांस कौन सा है, तो स्टेट डांस आपको इसमें ऑप्शन मिलता है छारी, कजरी, घूमर और राई। तो हमारा जो स्टेट डांस है वो है हमारा राई। ठीक है, याद रखिएगा क्या है हमारा स्टेट डांस, राई। बुंदेलखंड में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, बुंदेलखंड बघेलखंड है ना, बुंदेलखंड बघेलखंड। ठीक है, इनको याद रखिएगा, राई हमारा जो है स्टेट डांस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है माछ राज्य का राजकीय नाट्य है, किस राज्य का। देखिए हमारे मध्य प्रदेश का
डांस देख लिया हमने, ड्रामा की बात कर रहे हैं तो ड्रामा कौन सा है हमारा, मार्च। और तो अब मध्य प्रदेश की बात चल रही है तो इसका आंसर भी क्या होगा, मध्य प्रदेश, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राज्य का मछली कौन सी है, फिश कौन सी है, स्टेट फिश कौन सी है, तो महाशीर जो है हमारी राजकीय मछली है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। अब यहाँ से आपका सही मध्य प्रदेश का क्वेश्चन जो है वो शुरू होता है, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं, करना चलिए अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है। तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो भारत है, जो ग्लोब पर अगर हम बात करें तो हमारा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो देख लेते हैं। इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ठीक है। ये 0 डिग्री है। अब यहाँ हमारा जो है वो इंडिया है, ठीक है ना। ये हमारा जो है भारत है और इसी के अंदर, भारत के अंदर जो है हमारा क्या है, मध्य प्रदेश। इसी के अंदर क्या है हमारा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर हम मध्य प्रदेश देख लेते हैं, ये हमारा मध्य प्रदेश रहा, ठीक है। अब ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं। तो अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, अक्षांश मतलब होता है आपका लैटिट्यूड, ठीक है ना। अक्षांश मतलब क्या होता है, सॉरी लॉन्जिट्यूड मतलब अक्षांश होता है, ठीक है। अब जो अक्षांश है हमारी, ये वाली लाइन जो है हम इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार कितना है, तो देखिए ये है 0 डिग्री 1 2 3 ऐसे करके भारत जो आता है वो 6 डिग्री से लगभग शुरू हो जाता है और मध्य प्रदेश जो हमारा शुरू होता है वो होता है 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक। ये मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। अब इसमें ईस्ट दोनों साइड, ठीक है। तो ये वाला जो है मध्य प्रदेश का विस्तार वो बात कर रहे हैं, क्लियर। तो इसको हम देख लेते हैं कौन सा इसमें हमें मैच कर रहा है। 21 डिग्री 26 उत्तरी अक्षांश सही है, ठीक है। इसका जो आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। बाद की ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पश्चिम से पूर्वी विस्तार कितने किलोमीटर का है। अब देखिए यहां भी हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के पश्चिम से पूर्वी विस्तार की। ये हमारा मध्य प्रदेश है। अब इसका कहां से बात कर रहे हैं, पश्चिमी, यहां से मतलब अलीराजपुर से वो बात कर रहे हैं कहां तक की, सिंगरौली तक की, ठीक है ना। इधर हमारा जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, सिंगरौली, और इधर क्या है हमारा अलीराजपुर, ठीक है। अब देखिए इसका जो डिस्टेंस पूछ रहा है वो, तो हमारी ये डिस्टेंस यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 870 किलोमीटर जो है हमारी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो है हमारी डिस्टेंस होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान रखता है। देखिए अब इसमें वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है, क्योंकि 2000 में हमने छत्तीसगढ़ अलग करने के बाद हमारा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया। लेकिन पहले जब अगर यही क्वेश्चन इस तरीके का जाए कि जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या था, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल या मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में पहले स्थान पर आता था। तो इसका आंसर क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अभी प्रेजेंट में हम दूसरे स्थान पर, राजस्थान हमारा फर्स्ट नंबर पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अभी इस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ रहा है बहुत। ये क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा होगा, क्वेश्चन बच्चे देख सकते हैं, इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब देखिए कितने जिलों से गुजरती है, तो इसमें 14 जिले हैं। मध्य प्रदेश की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 14 जिलों से गुजरती है, और आप चाहो तो इनके नाम हमें आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। ये जो है कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ है, ठीक है। और ये कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है, क्लियर। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विदिशा से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। भोपाल से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। उज्जैन से गुजरती है, क्योंकि उज्जैन को तो भाई पूरी पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। उज्जैन से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। तो इंदौर एक आंसर है जहाँ से हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंदौर इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं।
मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला की बात कर लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है बुरहानपुर, मुरैना, विदिशा और रीवा। तो अब देखिए बुरहानपुर जो है वो कहाँ पर है, अगर हम यहाँ बात कर ले तो बुरहानपुर सबसे दक्षिणी है, ठीक है। विदिशा बीच में पड़ता है, रीवा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, ठीक है, और सबसे उत्तर में जो आता है हमारा वो है हमारा क्या, मुरैना, ठीक है। तो मुरैना हमारा सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है और बाकी इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश के ज़िले जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, बी इज़ अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। तो इस पर देख लेते हैं हम मध्य प्रदेश के कितने राज्य हैं। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा मैप बना लेते हैं मध्य प्रदेश का। अब देखिए मध्य प्रदेश का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है, यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ स्पर्श करता है, यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र स्पर्श करता है, यहाँ पर हमारा गुजरात स्पर्श करता है और यहाँ पर हमारा राजस्थान स्पर्श करता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो क्या आंसर हो गया इसका, प्रेजेंट की बात करें तो 5 राज्य जो हैं वो मध्य प्रदेश की बाउंड्री को टच करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है। देखिए लार्जेस्ट बाउंड्री किसको करती है, तो हम इसमें देख लेते हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, 4 ऑप्शन है। तो गुजरात को सबसे कम करती है, याद रखिएगा, सबसे कम किसको करती है, गुजरात को करती है। और सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसको शेयर करती है, तो ज़्यादा राजस्थान को करती है। अब बहुत सारी किताबों में उत्तर प्रदेश भी आंसर दिया हुआ है, ये गलत है भाई। इसका जो है आंसर है क्या है सही, ये जिले सबसे ज़्यादा किससे करते हैं, तो जिले उत्तर प्रदेश से करते हैं, 14 जिले इसको स्पर्श करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बाउंड्री जो है वो राजस्थान को सबसे ज़्यादा शेयर करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। अगर वो यही ये पूछता है सर्वाधिक जिले किस राज्य को स्पर्श करते हैं तो आंसर होता उत्तर प्रदेश। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार, अब उसने स्पष्ट लिख दिया है 2000, अभी प्रेजेंट की नहीं पूछ रहा है क्योंकि प्रेजेंट में बढ़ चुकी है। अभी वो क्या पूछ रहा है, 2011 की। तो 11 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश की, तो 7,26,26,809 जो है वो हमारी क्या है, मध्य प्रदेश की टोटल। अब उसने देखिए डिजिट कितना कम दिया है, 800, 809, ये उसने बिल्कुल डिजिट बिल्कुल ऐसे सिमिलर कर दिए हैं। तो आपको इसको बिल्कुल याद करना होगा, ठीक है, बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है। अब देखिए जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश का 236 है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 236, याद रखिएगा, ठीक है। 236 मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। अब इसकी स्पेशल बात क्या है, अब भोपाल की बात कर रहे हैं तो भोपाल हमारा क्या है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है जिसका है 855, ठीक है। भोपाल सबसे ज्यादा जनघनत्व रखता है हमारा। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 236 ही आंसर है इसका। अगला प्रश्न देख लीजिए। जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, तो मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है, तो मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो जो है वो 231 है। अब देखिए क्या बोलेंगे अभी वर्तमान में कि सर चेंज हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। ये बात कर रहा है 2011 की जनगणना की, और आपको अगर ऐसा लिखा आ जाए तो आपको 2011 की ही सेंसस को फॉलो करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 231 इज अ राइट आंसर। ये मध्य प्रदेश की सेक्स रेशियो है। सबसे ज़्यादा बालाघाट जो है वो वहाँ का है, ठीक है, 1000 प्लस कहाँ का है, बालाघाट का, ठीक है। अगली बात करते हैं। अगला है मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी है। देखिए एजुकेशन जो है मध्य प्रदेश पिछड़े राज्यों में आता था लेकिन अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आप जैसे लोग बहुत सारे पढ़ने लगे हैं मध्य प्रदेश में, जोश के साथ शिक्षा की ओर हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है।
लेकिन फिर भी अभी सेक्स रेशो और राज्यों की तुलना में बहुत कम है। अभी जो डिजिट लिखी हुई हैं इनमें सबसे कम जो है 69.35% ही हमारा एजुकेशन रेशो है, ठीक है ना, सॉरी शिक्षा जो रेशो है हमारा वो कितना है 69.35%, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इनको देखना पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे, क्लियर है, ठीक है। अब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। अब देखिए पुनर्गठन के बाद की बात कर रहा है वो, मतलब जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया उसके बाद की बात कर रहा है, तो जब से हमारा परिसीमन हुआ नहीं है अभी तक, अभी 230 हैं, 230 प्लस 1 थी एंग्लो इंडियन की सीट, अब जो है वो खत्म हो चुकी है। प्रेजेंट में कितनी है 230 सीटें मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न अगला है मध्य प्रदेश की राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं, कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में। राज्यसभा के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं मध्य प्रदेश में, तो 11 सीटें रखी गई हैं, हर बच्चे को पता है। और इसमें रिजर्वेशन का कोई फंडा होता नहीं है, तो SC ST के लिए कोई सीट नहीं होती इसमें, सब कोई भी व्यक्ति इसमें अपॉइंट किया जा सकता है। वो रेशियो करता है विधायकों का, रेशियो के डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश लोकसभा के लिए कितनी निर्वाचित क्षेत्र हैं। लोकसभा के लिए कितने हैं हमारे यहाँ सीटें, तो 29 सीट जो हैं वो हमारे लोकसभा के लिए हैं। याद रखिएगा लोकसभा के लिए कितनी निर्वाचन है सीट हैं 29, है ना। अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, याद रखिएगा बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु लोकसभा में आरक्षित सीटों को, अब इसमें पूछा है कि SC के लिए और ST के लिए सीटें कितनी होंगी। अब आपको ये बताना है, देखिए टोटल कितनी सीट है 29, इसमें से SC के लिए रखी गई हैं 4 सीट और ST के लिए रखी गई हैं 6 सीट, टोटल हो गई कितनी 10 सीट। और ये दोनों का पूछा है, अब कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हो सकता है बच्चा 6 और 4 में कन्फ्यूज हो जाए। दोनों का टोटल करके बताना है, तो आंसर क्या होगा बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। आपको याद रखना बी हमारा सही उत्तर है, मतलब 10 सीटें जो है रिजर्व करके रखी गई है। अगला है उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। बहुत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो उच्च न्यायालय हमारा कहाँ पर है, हमारा उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश का जबलपुर में 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था न्याय भवन, ठीक है, हेनरी इरविन। पहले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट थे वो हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा जबलपुर में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस अन्य नाम से जानी जाती है। क्षिप्रा को क्या बोला जाता है, देखिए क्षिप्रा को बोला जाता है राज्य की गंगा नहीं, राज्य की गंगा बेतवा को बोला जाता है, मालवा की यमुना नहीं बोला जाता, जीवन रेखा नर्मदा को बोला जाता है। ये ऑप्शन बचता है मालवा की गंगा, मालवा की गंगा बोला जाता है क्षिप्रा को, क्योंकि शिव मंदिर है आपका, महाकालेश्वर है और गंगा जो है वो शिव की जटाओं से निकलती हैं, इसलिए मालवा की गंगा हम किसको बोलते हैं, क्षिप्रा को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर उपनाम से प्रदूषण के आधार पर किस नदी को उपनाम से जाना जाता है। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि बेतवा को क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं। अब चाहे पॉल्यूशन के बेसिस पे ले लो, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा ही है, चाहे शिव मंदिरों की, जैसे भोजपुर जैसा शिवलिंग जो है जिसको हम मध्य प्रदेश का सोमनाथ बोलते हैं, वो आपका जो है वो कहाँ पर है, तो वो आपका बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है, ठीक है। और भी कई सारे मंदिर शिव जो हैं बेतवा नंदर और बेतवा नदी पर और उसकी सहायक नदियों पर स्थित हैं, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। और प्रदूषण के कारण भी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी भी है, तो नंदा हमारी जो है वो गंगा नहीं है, बेतवा हमारी मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्रौपदी द्वारा श्रापित उपनाम से मध्य प्रदेश की किस नदी को जाना जाता है। जिस नदी को द्रौपदी ने श्राप दिया था वो कौन सी नदी है, तो श्रापित नदी जो है वो हमारी सूर्यसुता या ताप्ती को हम क्या बोलते हैं, श्रापित नदी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सॉरी ताप्ती नहीं, चंबल, चंबल को हम क्या बोलते हैं, हमारी श्रापित नदी बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये हमारे इंदौर की जानापाव तहसील से निकलती है, ठीक है, और यमुना में मिल जाती है, ठीक है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक हमारी चंबल ही है, बिहड़ों का निर्माण करती है और भी कई सारी बात है, 965 इसकी लेंथ है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, माही नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। देखिए माही नदी विश्व की ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है, धार जिले से निकलती है, ठीक है, और इसको कंठाल गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा ए, माही को किस नाम से जाना जाता है, कंठाल गंगा के नाम से माही नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, मध्य प्रदेश में महिला पार्क कहाँ पर है। देखिए महिला पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो महिला पार्क मध्य प्रदेश का इंदौर में है। इंदौर में जो है मध्य प्रदेश का क्या है, महिला पार्क है। और क्या स्पेशलिटी है यहाँ पर, आपका जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है, यहाँ पर क्रिस्टल IT पार्क है, ठीक है। तो कई सारे पार्क जो है वो आपके कहाँ पर हैं, इंदौर में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो महिला पार्क जो आपका कहाँ पर है, इंदौर में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि होशंगाबाद में कौन सा प्रसिद्ध पार्क है। देखिए अब हम बात करते हैं शहीद पार्क नहीं, महिला पार्क अभी हमने देख चुके हैं कि महिला पार्क कहाँ पर है, तो महिला पार्क जो है वो आपका इंदौर में है। तो कौन सा पार्क है, दिव्यांग पार्क कहाँ पर है, होशंगाबाद में। हैंडीकैप्ड पार्क भी बोल सकते हो, दिव्यांग पार्क भी बोल सकते हो, ये कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद में। इस तरीके का क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल ये याद रखिएगा। जैव ऊर्जा पार्क, ठीक है। अब देखिए जैव ऊर्जा की बात कर लेते हैं, तो जैव ऊर्जा पार्क कहाँ पर है, जो बच्चा इसका आंसर बता देगा मुझे, कोई है जो मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बिना सोचे समझे बता सकता है। जैव ऊर्जा पार्क, ठीक है, बायो एनर्जी पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो देखिए ये हमारा रीवा में है, ठीक है, आप लोगों को पता हो। और रीवा से ही मीथेन गैस निकाली जा रही है रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा। तो आप ये समझ लीजिए कि बायो से रिलेटेड जो एनर्जी से रिलेटेड वो होंगे वो मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में ही होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, रीवा जो है हमारा आंसर है, ठीक है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मसाला पार्क कहाँ पर है। कौन सा पार्क, मसाला पार्क कहाँ पर है। देखिए मसाला पार्क जो है वो आप सभी को पता है, पुराना क्वेश्चन है, छिंदवाड़ा में है हमारा मसाला पार्क, ठीक है। मसाला पार्क जो पहला कहाँ पर था, वो हमारा छिंदवाड़ा में था। अगला क्वेश्चन है IT पार्क कहाँ पर है। IT पार्क कहाँ पर है, तो IT पार्क हमारा भोपाल में है। याद रखना बच्चों, इंदौर में IT पार्क नहीं है, वो क्रिस्टल IT पार्क है। IT पार्क कहाँ पर है, तो IT पार्क हमारा भोपाल में। इस तरीके का क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा बिना सोचे समझे लगा देना, C इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य पार्क कहाँ है, ठीक है। सेंट्रल फूड पार्क कहाँ पर है। देखिए फूड पार्क हमारे 6 हैं मध्य प्रदेश में, इनमें से 3 ऑप्शन में दिया है, मंदसौर, मंडला, खरगोन। तो इसका आंसर होगा ये सभी, ठीक है। क्या होगा, ये सभी जो है इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जो है इंदौर में स्थित नहीं है, ठीक है। कौन सा पार्क जो है वो इंदौर में स्थित नहीं है। एक सेकेंड, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कुछ पार्कों के तो नाम बताए थे, जैसे IT पार्क कहाँ है, प्लास्टिक पार्क कहाँ है, ठीक है, जैव ऊर्जा पार्क कहाँ है और जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है। तो प्लास्टिक पार्क इंदौर में है या नहीं। देखिए प्लास्टिक पार्क की शुरुआत जो है वो रायसेन में पहला प्लास्टिक पार्क बनाया गया था, कहाँ पर, तामोट में, ठीक है। लेकिन एक प्लास्टिक पार्क इंदौर में भी है, ये सही है, ठीक है। जैव ऊर्जा पार्क जो है वो इंदौर में है, ये भी सही है, ठीक है। अगला जो हमारा है IT पार्क, IT पार्क भोपाल में भी है मेन, लेकिन क्रिस्टल IT पार्क इंदौर में भी है, लेकिन ये जैव प्रौद्योगिकी पार्क किसी तरीके से आपका भोपाल में इंदौर में नहीं है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए जैव प्रौद्योगिकी पार्क, जैव टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो हमारा इंदौर में नहीं है। बाकी सारे पार्क हैं लगभग इंदौर में, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो A होगा। अगला प्रश्न है
जबलपुर को किस उपनाम से जाना जाता है? जबलपुर का दूसरा नाम क्या है? जबलपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए चूना नगरी तो कटनी को जाना जाता है, संगीत नगरी मैहर को जाना जाता है, भोज नगरी धार को जाना जाता है, और संगमरमर नगरी जो है वो आपका जबलपुर को जाना जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, उज्जैन को किस अन्य नाम से जानते हैं? देखिए मंदिरों नाम से नहीं जानते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, मेरी तरह भाई गलती नहीं करना है, जैसे अभी मैंने गलती कर दी उस तरीके से कोई गलती नहीं करना है। आप याद रखिएगा कि हमारा जो किस नाम से नहीं जानते हैं, ठीक है, नहीं शब्द हमको पढ़ना है। तो मंदिर एवं मूर्तियों का नगर बिल्कुल बोला जाता है, महाकाल का नगरी बोला जाता है, पवित्र नगरी बोला जाता है, मैग्नीज नगरी नहीं बोला जाता भाई, बालाघाट को बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। वैसे इंदौर उज्जैन को हम ये डी नाम से नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को रॉयलों का शहर के नाम से जाना जाता है? देखिए रॉयलों का शहर जो है, रॉयल मतलब क्या, बच्चे कंफ्यूज ना हो कि इंदौर में भी रहते थे, भोपाल में भी, ग्वालियर में भी, जबलपुर में भी, नहीं भाई। रॉयल मतलब जो है इसको बोल सकते हो आप नवाबों का शहर। किसको जाना जाता है? नवाबों का शहर जो जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? आपके भोपाल को। भोपाल में क्या रहते थे? नवाब आपके निवास करते थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, महलों की नगरी किसको कहा जाता है? देखिए महलों की नगरी या महलों की रानी किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके मांडू को। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, या आनंद की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आनंद किसी का नाम नहीं है, जॉय, सिटी ऑफ जॉय, ठीक है ना, आनंद की नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? आपके मांडू को, और इसी को महलों की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है? व्हाइट टाइगर की जो है भूमि किसको कहा जाता है? तो रीवा को जो है व्हाइट टाइगर की भूमि कहा जाता है। पहला सफ़ेद शेर जो है वो यहीं पर मिला था, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? सफ़ेद शेरों की भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए भीमबेटका शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। खजुराहो शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मंदिर आर्ट जो है, क्योंकि बहुत फेमस नागर शैली में यहाँ पर टेम्पल बने हुए हैं। सांची जो है बौद्ध स्तूप के लिए, बौद्ध जगत के लिए पवित्र नगरी मानी जाती है, बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में ही खोजा गया है। ग्वालियर को मिनी मुंबई माना जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपका गलत है, क्योंकि इंदौर मिनी मुंबई किसको कहते हैं? हम इंदौर को कहते हैं। देखिए आज हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी सीरीज को हम डेली करेंगे, डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों के आंसर दें, बीच में जो कमेंट पूछे हैं उनके आंसर करिए। कल फिर हम मिलेंगे, क्योंकि कल से आपके थोड़े से टफ क्वेश्चन जो है स्टार्ट होने वाले हैं शुरुआत से ही, ठीक है। तो इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।